नमस्कार। कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हर जानकारी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम कृषि जगत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप ले लेते हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि मछली पालन कैसे करें पशुपालन, और कौन सी आप फसल तैयार करें जिसमें आपको कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपके साथ रजनी राय। आप देख रहे हैं खबरें खेती की। तो आइए नजर डालते हैं आज की कृषि मुख्य समाचारों पे। पीएमएसवाई योजना के जरिए किसानों के आर्थिक उन्नयन की योजना। समेकित कृषि प्रणाली से किसानों को होगा लाभ और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्ट्रॉ रीपर मशीन। पिछले दिनों पटना के वामेती सभागार में उद्यान निदेशालय द्वारा वैज्ञानिकों और किसानों के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर उद्यान निदेशालय के निदेशक अभिषेक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, पीएमएसवाई योजना के तहत राज्य सरकार लघु एवं सीमांत किसानों के लिए व्यक्तिगत नलकूप और सामुदायिक नलकूप को लगाने के लिए 80% अनुदान दी जा रही है। किसान भाई बहनों, आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर अपनी आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और मौसम की स्थिति को देखते हुए समेकित कृषि प्रणाली एक महत्वपूर्ण विकास हेतु किसानों को दिशा दे सकता है। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सीतामढ़ी के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश चंद्र। मछली पालन के साथ में जो है मुर्गी पालन हो गया, बत्तख पालन हो गया, गाय पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, फिर उसके बागवानी कुछ खेती हो गई, उस करने में फूल की खेती हो गई। तो इसके सबको मिला करके हम जो खेती करते हैं तो मछली पालन तो हमारा होगा ही, उसके साथ में प्रत्येक मंथ वाइज हमको कुछ ना कुछ अलग से इनकम मिलता रहेगा। किसान भाई बहनों, आप खेती के साथ साथ राज्य में बकरी पालन करना चाहते हैं तो नस्लों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार राज्य में ब्लैक बंगाल और बर्बरी बकरियों के नस्ल पालने से अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान भाई बहनों, आधुनिक दौर में अच्छे फसल का उत्पादन लेने के लिए नए नए तकनीक को अपनाना जरूरी माना गया है। ऐसे में आप अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो मल्च प्रयोग अवश्य करें। पहले पुआल से मल्च किया जाता था, अब प्लास्टिक से मल्च किया जा रहा है। टमाटर और बैगन की खेती में मल्च का प्रयोग करते हैं तो पानी की बचत के साथ साथ खरपतवार भी नियंत्रित होंगे। किसान भाई बहनों, सफलता की कहानियां प्रेरित तो करती ही हैं, साथ ही एक नई ऊर्जा से लवरेज भी करती है। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरकुंड गांव, जिला वैशाली के प्रगतिशील और कर्मठ किसान देवेंद्र प्रसाद सिंह से, जो कि जैविक तरीके से करेले की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। मैंने जैविक रूप से करेला का खेती किया, जो सामने नज़र आ रहा है आपको। इसका तो लागत तो बहुत कम पड़ा है अभी तक, लेकिन इससे मुनाफा जो है से बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। किसान भाई बहनों, फसल अवशेषों को काटने के लिए बाजार में कई कृषि उपकरण उपलब्ध है। स्ट्रॉ रीपर फसल अवशेषों को काटने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कृषि उपकरण है। यह कृषि यंत्र एक साथ 3 तरह के काम करता है। इसमें काटना, थ्रेसिंग करना और पुआल साफ करना या भूसा बनाना शामिल है। तो अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
समय है मौसम पूर्वानुमान का। उखाड़ नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। खबरें खेती में आपने एक सफल किसान की सफलता की कहानी देखी और जाना न्यूनतम तकनीक के बारे में, जाना सब्जियों के मंडी भाव के बारे में और बहुत सारी तकनीकों के बारे में जानकारी ली। अब एक भेंट वार्ता के जरिए हम जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत किसानों को बहुत सारी फायदा मिल रही है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रियंका आप सभी किसान भाइयों का कृषि दर्शन में स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके लिए एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं और आज फिर आपके लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद कई किसान भाइयों ने इसका लाभ लिया, लेकिन कुछ किसान भाई आज भी ऐसे हैं जो इस योजना से पूरी तरह से वंचित है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और आज हम इसी विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नित्यानंद। आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई और कई किसान भाई ऐसे हैं जिनको इनका लाभ मिला, लेकिन कई किसान भाई ऐसे भी हैं जिनको विस्तृत रूप से इनकी जानकारी नहीं है और हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को आप विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ किया गया। ये बीमा योजना पहले से भी हमारे देश में फसल बीमा योजना थी, लेकिन पहले जो बीमा योजना थी और आज का जो बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, दोनों में बहुत ही अंतर है। सबसे अहम अंतर तो ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो किसानों को जो प्रीमियम देना होता था वो बहुत कम है। अगर हम बात करें तो खरीफ के फसल में जो है 2% केवल जो बीमा की राशि होती है वो किसान को देना है। रबी का अगर फसल है तो 1.5% देना है और अगर व्यावसायिक फसल करते हैं तो 5% जो बीमा राशि होती है वो किसान भाइयों को देना होता है। पूर्व में जो फसल बीमा योजनाएं थी उसका प्रीमियम की राशि बहुत अधिक होती थी। दूसरा, उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये था कि वो कैपिंग सिस्टम था। कैपिंग सिस्टम जब था तो जो बीमा कंपनियां होती हैं वो बीमा कंपनियां अपने फ़ायदे को देखते हुए उसका निर्धारण करती थी कि हमको कितना पैसा उस किसान को देना है, जिसको कि इस योजना में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, जिससे किसानों को सही मुआवजा मिल सकता है। पहले की बीमा योजना से और अभी का बीमा योजना है, हमारे किसान भाइयों के पास किसी माध्यम से ये जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण आज भी हमारे देश के लाखों किसान ऐसे हैं जो इस बीमा योजना से वंचित रह जा रहे हैं। कुछ हमारे किसान ऐसे हैं जो KCC कराते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। उनको ये ज्ञात नहीं है, उनको लगता है कि मैंने KCC करा लिया तो हमारा बीमा हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बीमा के लिए अलग से एक फॉर्म आता है, जिस फॉर्म को आपको भरना होता है, जिससे आपके क्षेत्र में, आपके ज़िला में जो बीमा कंपनी इस कार्य के लिए नामित किया गया है उस तक वो राशि पहुँचे और उसको बीमा का बेनिफिट मिले। ये जानकारी नहीं होने के कारण आज भी हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो प्रधानमंत्री बीमा योजना का जो सही लाभ उनको लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। इसमें जागरूकता की कमी है। उनको ये ज्ञात नहीं है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितनी तरह की सुविधा दी गई है। आपका फसल अगर बर्बाद हो जाता है, अगर आपने खेत की तैयारी किया, उस खेत की तैयारी के समय अगर आप उसको लगाने, तैयारी तो आपने कर लिया लेकिन आप फसल नहीं लगा पाते हैं,
उस समय भी किसानों को बीमा का लाभ मिल सकता है। जो राशि है उसका 25% तक किसानों को प्राप्त हो सकता है। आपका अगर उत्पादन कम होता है तो उस उत्पादन के लिए भी बीमा की राशि जो है सरकार के द्वारा देय होता है। जैसे जो भी किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा आ जाता है, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि फसल तैयार है, ख़ास तौर से रबी के फसलों में आप देखेंगे कि खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण हो या किसी अन्य कारणों से खेत में आग लग जाती है। उस परिस्थिति में भी किसान को बीमा की राशि सरकार देती है। इसके अलावा आंधी, पानी, बरसात, चक्रवात, किसी भी तरह से अगर आपका फसल का नुकसान होता है तो इसमें अगर आपने बीमा कराया हुआ है तो आपको बीमा की राशि प्राप्त होगी। किसान भाइयों, एक बहुत अहम चीज़ जो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है कि आप फसल कटवाए, फसल कटता है उसके अगर 14 दिन के भीतर अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपका तैयार फसल था, आपने क्रॉप कटिंग करा लिया था, लेकिन काफ़ी आंधी पानी आई, खेत में पानी लग गया, उस स्थिति में भी इस बीमा का लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारा आपसे एक और सवाल है कि जैसे जैसे समय बढ़ा 2016 से अभी 2023 है, तो पहले जो सुविधाएं किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दी जा रही थी, अब उनमें और भी बढ़ोतरी हुई है। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को उन जो योजनाओं के तहत बढ़ोतरी की गई है, जो सुविधाएँ दी गई है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। मैंने पूर्व में भी आपको इस पर किसान भाइयों आपने को बताया था कि इस बीमा योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रीमियम की राशि बहुत कम देनी होती है। खरीफ में 2% है, रबी में 1.5% है और व्यावसायिक अगर फसल खेती हम करते हैं तो उसमें 5% का बीमा का जो है राशि आपको भुगतान करना पड़ता है। दूसरा, इस योजना का सबसे अहम लाभ ये है कि आपका जो कुल उत्पादन होता है उसमें अगर किसी कारण से ह्रास हो रहा है, आंधी, पानी, वर्षा या कई बार आपने पिछले वर्षों में देखा कि धान की फसल में मधुआ कीट का बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ, जिससे हज़ारों हेक्टेयर में किसान जो है उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस योजना में जो आपका कुल उत्पादन जो है, जो उस क्षेत्र जिला में, उस क्षेत्र में, उस क्रॉप के लिए है, अगर उसमें आपको किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके लिए भी इस बीमा योजना में आपका प्रावधान है कि आपको उसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जैसे फसल हमारा कट जाता है, कटने के बाद कई बार हम देखते हैं कि अधिक चक्रवाती तूफान आ गया, बारिश बहुत अधिक हुई, जिसके कारण कि किसानों को भारी नुकसान होता है, उनका सारा का सारा फसल बर्बाद हो जाता है। उस परिस्थिति में भी इस योजना के तहत उनको दिया जाना है, जो राशि उनका है वो बीमा की राशि उनको उपलब्ध कराई जाती है। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे जाने का अब वक्त हो गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते भी आप हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जुड़ी कोई भी अहम जानकारी हो तो देते जाएं। किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि किसान जब खेती करता है ये ओपन में करता है, जहाँ की जोखिम ही जोखिम होता है, तो आप उस जोखिम के कारण हमारे किसान भाइयों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अवश्य कराएं। इसके लिए आप निकट के बैंक में आप संपर्क कर सकते हैं, आप जहां से केसीसी आपने लिया है आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, या आपके ज़िला में पूरे देश में 10 इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी हैं जिनको इसकी जिम्मेवारी दी गई है, उनकी शाखा में जाके आप इसके लिए विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। इसलिए आप चूके ना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कीमती समय को निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी इतनी अहम जानकारी दी है। अब एक भेंट वार्ता के जरिए जानकारी लेंगे कि बहार प्रबंधन के माध्यम से अमरूद के फलों में गुणवत्ता एवं उत्पादन के बारे में। दर्शकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है और उसे गरीबों का सेब का नाम दिया गया है। जी हाँ दर्शकों, मुझे पता है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज हम अमरूद फल के विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है बहार प्रबंधन के माध्यम से अमरूद में गुणवत्तापूर्ण फलों का उत्पादन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रीति जी को, जो कि है सहायक प्राध्यापक नालंदा उद्यान महाविद्यालय से, नूरसराय नालंदा से। प्रीति जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएंगे कि ये बहार प्रबंधन क्या है।
मैडम ने एकदम सही कहा है कि अमरूद को गरीबों का सेब कहा जा सकता है। इसकी बहुउपयोगिता और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए इसे यह नाम दिया गया है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, साथ ही साथ विटामिन ए और बी भी होता है। और अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें बाहर प्रबंधन की ज़रूरत क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के उत्तरी एवं जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी जो बिहार का क्षेत्र है, वहाँ पे अमरूद में हम 2 बार फूल और फल देखते हैं। और जो हमारा दक्षिण भारत या जो हमारा पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अमरूद में 3 बार फल एवं फूल लगते हैं। तो जो ये 3 बार फूल एवं फल लगते हैं, इन्हीं को हम बहार कह रहे हैं। जो पहली बार जो फूल लगते हैं फरवरी मार्च के महीने में, और जिनके फल तैयार हो जाते हैं बरसात तक, उनको हम अम्बे बहार कहते हैं। और जो फल हमारे बरसात के मौसम में फूल जो हमारे बरसात के मौसम में लगते हैं, यानी कि जून जुलाई में जिनमें फूल लगते हैं और जिनके फल तैयार हो जाते हैं शरद ऋतु के समय, यानी कि नवंबर से जनवरी के समय, उसको हम मृग बहार कहते हैं। और जो तीसरी बहार है, उसके जो फूल है वो अक्टूबर नवंबर के माह में लगते हैं और उसके जो फल है वो फरवरी से अप्रैल तक तैयार होते हैं। तो जैसे कि ये 3 बार अगर ये तीनों बहार से फल लिए जाएं, तो इससे क्या होगा कि तीनों बार फल तो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जो आपकी उपज होगी वो काफ़ी घट जाएगी। और जो आपका जो गुणवत्ता का हम बात कर रहे हैं, अगर व्यावसायिक खेती का ध्यान में रखा जाए तो गुणवत्ता एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये गुणवत्ता भी तीनों बार घट जाएगी। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक ही बार फल लें। प्रीति जी, अभी आपने जो बातचीत कही उसमें आपने यह चर्चा की कि 3 प्रकार के बहार होते हैं। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे आपसे कि तीनों बहार में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, सबसे लाभदायक कौन सा है? अगर हम बिहार क्षेत्र की बात करें तो जो यहाँ पे जो हम अम्बे बहार के फल खाते हैं, ये इसका मतलब जिसका फल जो बरसात में तैयार होता है, हम देखते हैं कि वो फल ना ही मीठे लगते हैं खाने में और ना ही, और उसमें कभी कभी तो हमें कीड़े भी मिलते हैं जिनको फल छेदक कह सकते हैं, या फल वाली मक्खी भी लगी हुई होती है। और इनका जो उपज भी होता है वो थोड़ा कम होता है। वहीं पे जहाँ पे जो ठंड में फल तैयार हो जाते हैं, जिसका मतलब है मृग बहार के फल, मृग बहार में जो फल होते हैं उनकी गुणवत्ता एकदम उच्चतम होती है और साथ ही साथ जो उपज होता है वो भी बहुत अधिक होता है। और क्योंकि ये फल जो है ठंड में तैयार हो रहे हैं, तो इसमें जो रोग लगते हैं या जो कीड़े लगते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और जो तीसरे बहार की हमने बात की थी, हस्त बहार, उसके भी फल जो वसंत ऋतु में तैयार होते हैं, उसके फल भी उतने ही स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक दिक्कत है वो है उपज की। जो इस समय का उपज होता है वो काफ़ी कम होता है। तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के लिए जो सबसे बेस्ट बहार है वो है मृग बहार, जिसके फल ठंड में तैयार होते हैं। मैम, अब हमें यह जानकारी देंगी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम बहार नियंत्रण कर सकते हैं? बहार नियंत्रण का जो सबसे आसान या फिर कह सकते हैं कि जिसमें कोई लागत नहीं लगती है, वो सबसे पहला तरीका है कि हम सिंचाई के जल को रोक दें। अगर हम फरवरी माह से लेके मई तक हम अगर सिंचाई के जल को रोक दें, तो क्या होगा कि जो पौधा है हमारा या जो पेड़ है हमारा, वो सुषुप्त अवस्था में चला जाएगा और वो अपने पत्ते झाड़ देगा। और उसके बाद जैसे ही मध्य मई का महीना ख़त्म होता है, उसके बाद हम तुरंत ही सिंचाई कर देने से क्या होगा कि नई उसमें कलियां आ जाएंगी और उसमें नए फूल और फल लगने शुरू हो जाएंगे। जो दूसरा तरीका है वो ये कर सकते हैं हम कि जो हमारा पेड़ है उसके आसपास की ऊपरी मिट्टी को हटा सकते हैं, जिससे जड़ जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखने लगता है। बाहर से जड़ दिखने का मतलब है, और ये जो हम मिट्टी हटाते हैं, ये जनरली हम अप्रैल से मई के महीने में करते हैं। तो इस समय क्या होता है कि 20-25 दिन के अंदर ही जो अपना पेड़ है वो अपने पत्ते झाड़ देता है और ये सुषुप्त अवस्था में चले जाता है। उसके बाद फिर हम 15-20 दिन के बाद क्या कर सकते हैं कि इसमें वापस से सिंचाई, मिट्टी चढ़ा के, इसमें उर्वरक दे के और सिंचाई जल देंगे, तो इसमें क्या होगा कि नई कलियां आएंगी और फल फूल लगने लगेंगे। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है कटाई छटाई का। जैसे कि हम जानते हैं, हमने देखा भी है कि जो अमरूद है वो हमेशा नए पत्तों में लगते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो पुरानी टहनियाँ हैं अगर हम उनको काटें, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे जो साइड से निकलने वाली कलियाँ हैं वो आ जाएंगी और उसमें नए फल लगने लगेंगे। और ये जो कटाई छटाई का समय भी है वो मई का महीना है। प्रीति जी, आज के कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम सभी इसका लाभ अवश्य उठाएंगे और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is e-NAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future.